नमस्कार दोस्तों। क्या हमारा देश बहुत बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है? क्या आने वाले दिनों में तेल और गैस की कीमतें बहुत बढ़ने वाली हैं? क्या अगले कुछ हफ्तों में महंगाई के बड़े झटके लगने वाले हैं? क्या अब देश की जनता पर ईरान वार का बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है? प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल डीजल के उपयोग कम करने, मेट्रो से चलने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने, वर्क फ्रॉम होम करने, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज करने, विदेश यात्राएं कम करने और सोना खरीदने से परहेज करने की अपील करके देश के सामने खड़े संकट का संकेत तो दे दिया है। लेकिन क्या इस संकट को पहचानने और उससे जूझने के उपाय करने में भारत सरकार ने बहुत देर कर दी है? भारत सरकार ने ईरान वार की वजह से आने वाले आर्थिक खतरे को भांपने में देर की, या फिर चुनाव की वजह से जानबूझकर 72 दिनों में इस संकट से जूझने की कोई तैयारी नहीं की? ईरान वार के 72 दिनों बाद 72 घंटे पहले पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने देश को इस खतरे के प्रति आगाह किया और तमाम तरह की कटौतियों की नसीहत की। यह अलग बात है कि बीते 3 दिनों में पीएम की नसीहत की धज्जियां उड़ते हमने कई बार देखी। खुद पीएम मोदी ने तो कई रोड शो किए। असम में कल 50 बीजेपी नेताओं और हजारों की भीड़ बुलाकर हेमंत बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। लाखों लीटर पेट्रोल डीजल कल आधे घंटे के शपथ ग्रहण समारोह के लिए फूंक दिए गए। बीजेपी नेताओं की गाड़ियों के काफिले की हैरान करने वाली तस्वीरें लगातार आई। एमपी का एक नेता तो 700 गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचा था। लेकिन कल देर शाम खबर आई कि पीएम मोदी ने अपने काफिले को आधा करने का फैसला किया है। यूपी में मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों और नौकरशाहों की फ्लीट में 50% तक कटौती करने का ऐलान किया गया। गृह मंत्री अमित शाह और कुछ राज्यपालों की गाड़ियों के काफिले में भी कटौती की खबरें आ रही। कल देर रात केंद्र सरकार ने सोने चांदी के इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया, ताकि सोने की कीमत बढ़ने से खरीद पर कंट्रोल लगे। सोने के आयात से विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है, उसे किसी तरह से नियंत्रित किया। लेकिन इसके साथ ही सवाल भी पैदा हो रहे हैं कि क्या भारत सरकार ने ईरान वार के बाद तेल की किल्लत और विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर अपनी चिंताओं को छिपाए रखा? अब जब हालात बेकाबू हो गए और राज्यों में चुनाव हो गए, तब जनता से त्याग की उम्मीद लेकर प्रधानमंत्री मोदी सामने आ गए। जब दुनिया के 80 से ज्यादा देशों ने वार के शुरुआती हफ्तों में ही ईंधन की कटौती के लिए तमाम तरह के उपाय कर लिए, तो भारत सरकार चुनाव खत्म होने का इंतजार क्यों करती है? कल ही देश के एक बड़े उद्योगपति और कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने कहा है कि हमें बहुत बुरे और मुश्किल दौर से गुजरने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने अब तक 2 महीनों में युद्ध का असर नहीं देखा है, लेकिन अब शौक आने वाला है। उन्होंने कहा, बहुत बड़ा शौक आने वाला है। रिपीट किया उन्होंने। उदय कोटक ने कहा कि अब तक जनता पर ईरान वार का असर नहीं पड़ा है, क्योंकि तेल कंपनियों ने शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम किया। लेकिन अब ईंधन की कीमतों को लेकर बहुत बड़े झटके के लिए तैयार रहना होगा। तो ये पैनिक की स्थिति बीते 3 दिनों में क्यों आई? सरकार ने इसकी तैयारी पहले क्यों नहीं की? और अब ये पैनिक की स्थिति में जिस तरह की खबरें आ रही है, उसका अंजाम क्या होने वाला है? देश की जनता पर अगले कुछ हफ्तों में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? गरीब लोग, आम लोग, जिनके लिए 1,500 रुपए भी मायने रखते हैं, जिनके लिए मोटरसाइकिल में तेल भराना, स्कूटी में तेल भराना भी मायने रखता है, उन्हें किस तरह की महंगाई और किस तरह की ईंधन की बढ़ती कीमतों से जूझना पड़ेगा? और ईंधन की कीमतें बढ़ी, विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ, तो उसके खतरे क्या क्या हैं? महंगाई सुरसा की तरह मुंह तो नहीं खोलने वाली है अगले कुछ हफ्तों में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 1 साल की बात की। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है, यशवंत सिन्हा साहब। यशवंत सिन्हा साहब भारत सरकार में वित्त मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश मंत्री रहे, और उसके पहले दशकों पहले चंद्रशेखर की सरकार में भी वित्त मंत्री रहे। कई बार सांसद रहे दोनों सदनों के। तो आर्थिक मामले, साथ में सरकार की नीतियां, कुछ नाकामियां और आने वाले खतरे, इन सब पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार यशवंत सिन्हा साहब। पहला सवाल तो सर यही है जो सामने स्क्रीन पर लिखा है, क्या देश बहुत बड़े संकट में फंसने वाला है? जिस तरह की बातें हो रही है और जिस तरह की बातें मैंने भूमिका में कही, और अचानक प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार जो प्रोएक्टिव होने और जनता से त्याग की उम्मीद में तरह तरह की नसीहतें जो आ रही। बहुत धन्यवाद अंजुम जी, आपने मुझे अपने कार्यक्रम में शामिल किया।
जहाँ तक विषय का सवाल है, मैं इस बात से अपनी बात शुरू करूंगा कि देश के सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। ये उसी दिन स्पष्ट हो गया था 28 फरवरी को, जब अमेरिका युद्ध में कूदा और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर आक्रमण किया। तो ये संकट जो है वो बिल्कुल, उसका जो परिणाम होने वाला था वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और इसलिए भारत के लिए और भी ज्यादा स्पष्ट इसलिए हो गया कि भारत ने इस प्रकार की परिस्थिति का मुकाबला पहले भी किया है। आपको याद होगा 1991 में इराक का युद्ध हुआ, अमेरिका उसमें कूद पड़ा था। उसके बाद 2003 में फिर ये युद्ध हुआ, फिर संकट आया देश के सामने। और अगर मोदी जी और सरकार में बैठे लोग सचमुच में गंभीर होते ना, तो पहला काम वो ये करते कि वो वित्त मंत्रालय की फाइलों को खंगालते और उससे ये जानने की कोशिश करते कि पूर्व में न केवल तेल का संकट, बल्कि वो आर्थिक संकट जबकि हमने परमाणु परीक्षण किया और हमारे ऊपर दुनिया के देशों ने प्रतिबंध लगा दिया था, आपको याद होगा, वो भी एक बड़ा भारी संकट था। तो उन सब संकटों से निपटने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए और उसके बाद उसमें और कुछ नया जोड़कर इसकी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए थी। मोदी जी ने जो घोषणा की है वो एक लगता है कि स्कूल टीचर बनकर वो देश को संदेश दे रहे हैं। उस संदेश का खुद पालन नहीं कर रहे हैं, ये आपने बता दिया। क्या असर पड़ा जब वो देश की जनता को बोल के कि अब बहुत बड़ा संकट आने वाला है और आपको कमर कसना है, और हवाई जहाज में बैठ के चल पड़े 4 देशों की यात्रा पर। तो देश में इसका मजाक ही उड़ा ना। और उसके बाद उनके मंत्रियों का, नेताओं का जो चरित्र रहा, जो व्यवहार रहा, तो इसलिए जनता आज के दिन यही कह रही है कि भाई कमर कसना हमारे लिए और मौज मस्ती तुम्हारे लिए, ये कहाँ का न्याय है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि वो मौज मस्ती करे ना करे, सवाल ये है कि देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है जिसकी ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। पूरा मार्च बीत गया, पूरा अप्रैल बीत गया, मई के कई दिन बीत गए, जैसा आप कह रहे हैं 72 दिन। और उसके बाद इन दिनों में उन लोगों ने कोई उदाहरण सेट नहीं किया, जनता को आगाह नहीं किया। क्यों? क्योंकि चुनाव हो रहा था। चुनाव जीतना सबसे बड़ा उद्देश्य है इस सरकार का, इस पार्टी का। तो हम चुनाव में फंसे रहे, किसी ने कोई मितव्ययिता नहीं की, आज भी नहीं कर रहे हैं। और जब तक सरकार इसका उदाहरण नहीं सेट करेगी तब तक जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। मोदी जी कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं है। मोदी जी जिस तरह की पोशाक पहनते हैं और जो चश्मा पहनते हैं, पॉकेट में जो पेन रखते हैं, क्या दुनिया देश की जनता नहीं जानती है कि कहाँ के बने हुए हैं और कितना खर्च उस पर होता होगा। तो वो कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि भाई एक शाम का भोजन छोड़ दो, तो लोगों ने एक शाम का भोजन छोड़ दिया था। उसके पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने अपील की तो जनता ने उसको गंभीरता से लिया। लेकिन मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि इस बार प्रधानमंत्री ने बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करी, ये बात उनको करनी चाहिए थी मार्च के प्रथम सप्ताह में, लेकिन नहीं किया क्योंकि चुनाव था। और अब किया, लेकिन उदाहरण उसका सेट नहीं किया, बल्कि अपना आचरण ठीक उसके विपरीत किया। और कहाँ गए, कहाँ की यात्रा पर गए? वो जा रहे हैं फिनलैंड, वो जा रहे हैं नॉर्वे, वो जा रहे हैं हॉलैंड, और वो रास्ते में इटली रुकते हुए आएंगे। अब ये तीनों देश जो है उत्तर यूरोप के देश है, गर्मी में बहुत अच्छा ठंडा रहता है यहाँ पर, तो बढ़िया है, घूम घाम के आए। प्रधानमंत्री इटली की हैं, उनसे मिल लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा उनको, तो घूम के आइए। अब क्या है, जो हमको भुगतना है, देश की जनता को भुगतना है, भुगतेगी। सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं रखे।
हम्म। लेकिन ये बताइए सिन्हा साहब, प्रधानमंत्री तो कहेंगे देखिए हम कितने चिंतित हैं, हमने जनता से जैसे 72 घंटे पहले अपील की प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में कि हमारे यहाँ तेल के कुएं नहीं हैं, पेट्रोल डीजल बचाओ, 1 साल सोना मत खरीदो, विदेश यात्राएं मत करो, स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज करो। तो उन्होंने जनता को से त्याग की अपील कर दी है कि 140 करोड़ जनता है, वो अब त्याग करे, वो मेट्रो से चले, वो बस से चले, वो इस मई जून की गर्मी में सार्वजनिक परिवहन से चले, कारों को गैराज में लगा दे और उसके बाद वो त्याग करे। मोदी जी का काफिला, जैसा कि आपने कहा, हम तो तस्वीरें में लगातार दिखाई, क्योंकि हैदराबाद में भाषण के बाद उनका रोड शो, जामनगर में उनका रोड शो, कल उसका जिक्र किया कि असम में कितने तामझाम के साथ कितने प्राइवेट जेट उतरे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा विमान उतरा होगा और सैकड़ों गाड़ियां नहीं, हजारों गाड़ियां कल उन लोगों को ढोने में लगी होगी जिसमें लाखों लोग थे। लेकिन अब उन्होंने कह दिया, जनता की जिम्मेदारी तय कर दी। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक वित्त मंत्री के तौर पर रहे हैं आप वाजपेयी सरकार में 2002 से 2004, और उसके पहले जिस दौर का आपने जिक्र किया 91, उस दौर के भी आप चश्मदीद रहे। तो अब मैं उस खतरे को भांपना चाहता हूं आपके जरिए, जिस खतरे को भारत सरकार ने छिपा रखा है और वो आने वाले दिनों, जैसे उदय कोटक मैंने इसलिए जिक्र किया सर, क्योंकि एक कारोबारी आदमी अगर ये बोल रहा है कि बहुत बड़ा शौक आने वाला है, बहुत बड़ा शौक, और इस शौक के लिए तैयार रहिए, तो इसका मतलब अभी तक जो छिपाया गया चुनाव की वजह से, अब वो खतरा आने वाला है। तो क्या हो सकता है? देखिए, उदय कोटक ने बिल्कुल सही कहा, और जो भी जानकार लोग हैं वो इस बात को जानते थे कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और ये जो युद्ध है, अभी तो खैर एक प्रकार का युद्ध विराम है, लेकिन अस्थिर स्थिति है, और और खतरा बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ये है कि हम 80% से भी ज्यादा कच्चे तेल का आयात करते हैं, ये सर्वविदित है। मोदी ने ठीक कहा कि हमारे देश में तेल के कुएं नहीं है, बहुत सारे देशों में भी नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं है। लेकिन 80% से ज्यादा जो हम कच्चा तेल आयात करते हैं, वो कच्चा तेल जो है वो एक बेस प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका असर व्यापक पड़ता है अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के ऊपर। क्योंकि जो तेल रिफाइन होता है वो केवल हवाई जहाज और मोटर और ये चलाने में, मोटरसाइकिल चलाने में नहीं खर्च होता है, उसका ज्यादा खर्च होता है इंडस्ट्री में, उद्योग धंधे में। और उस तेल की कीमत बढ़ जाती है दो कारणों के चलते, आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो कच्चे तेल की कीमत ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $60 प्रति बैरल होती थी, तो अभी 110, 115, कभी $120 तक पहुंच गई। ये जो है, ये स्थिति होने वाली थी, ये उसी दिन पता चल गया था जब युद्ध शुरू हुआ। दूसरी बात कि हमारा रुपया जो है ना, वो डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है, 95 के ऊपर चला गया। तो अब होता क्या है कि हम जो तेल खरीदते हैं उसको हम डॉलर में खरीदते हैं और देश में बेचते हैं उसको रुपए में। तो इन दोनों कारणों के चलते कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई, दूसरा कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया, इन दोनों कारणों के चलते तेल की कीमत में बहुत बड़ा इजाफा होना चाहिए था। अब 1000 करोड़ प्रतिदिन तेल कंपनियों का घाटा है, ऐसा सरकारी अनुमान है, 1000 करोड़ प्रतिदिन। तो अब क्या है, अब आप दिखा रहे हैं कि हरदीप पुरी, इनसे बेकार वाहियात मिनिस्टर शायद पूरी सरकार में नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई अब कब तक तेल कंपनियां इसको बर्दाश्त करेंगी। तेल कंपनियां उस समय तक बर्दाश्त करेंगी जब तक सरकार उनको नहीं इजाजत देगी कि तुम कीमत बढ़ाओ। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गए हैं, तो शायद वो तेल की कीमत बढ़ाने की इजाजत देंगे तेल कंपनियों उन्होंने को। कहा भी दिया, हरदीप पुरी ने कहा है कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती रही
और खुदरा कीमतों में बदलाव नहीं किया गया तो ये नुकसान 3 महीने में 1 लाख करोड़ का होगा। मतलब उन्होंने कह दिया कि आने वाले समय में अब कीमत बढ़ने वाली है। अब ये जनता पर लोड ट्रांसफर होगा। और एक बात आपने सही की, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी 72वें दिन कहते हैं कि हमारे यहाँ तेल के कुएं नहीं है, तो भाई ये 28 फरवरी को भी पता था तेल के कुएं नहीं है। वो 1 मार्च, 2 मार्च, 10 मार्च, 20 मार्च, 5 अप्रैल, 10 अप्रैल, हर समय पता था कि तेल के कुएं नहीं है। हर समय पता था कि आप 80-85% तेल इंपोर्ट करते हैं। हर समय पता था कि तेल की कीमतें अगर 110, 105 बैरल जा रही और बढ़ेगी तो आपका विदेशी मुद्रा भंडार, डॉलर, रुपए सब पर इंपैक्ट होगा, ये पता था। सवाल उठता है जो आपने कहा चुनाव तक, यही हम लोग मान रहे हैं कि चुनाव तक ये उनकी फितरत है सर। चुनाव जब खत्म हुआ, नतीजे आ गए, अगले दिन से बयान है और उसके बाद प्रवचन आया। अब सिर्फ मैं एक जानकारी के लिए जनता को कि आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 82 देशों की एक लिस्ट जारी की। वो लिस्ट मेरे पास है, जिन देशों ने क्या क्या किया पहले हफ्ते में और दूसरे तीसरे हफ्ते में। 25 देशों ने तेल की राशनिंग और स्पीड लिमिट कम कर दी। उसके अलावा अलग अलग देशों की जो मुहिम चली, जिसमें कुछ देशों ने कर दिया, टोटल 82 देश हैं, ईंधन की सेविंग की। कुछ देशों ने कर दिया कि जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए। कुछ 14 देशों ने वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत कर दी। और दुनिया के उन देशों ने, एक लंबी लिस्ट है में, 8 देशों ने एसी कूलिंग तक की लिमिट तय कर दी कि 25 डिग्री से आप नीचे न ले जाएं। 6 देशों ने स्कूल और यूनिवर्सिटी के टाइमिंग में ये कर दिया। स्पीड लिमिट, हर एक लंबी लिस्ट है सर। मैं सिर्फ दर्शकों को बताने के लिए, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हम लोग खामखा आलोचना करते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, इंडोनेशिया और यूरोप के कई देश, तमाम देशों ने बहुत तरह के जो मेजर जो होते हैं इसके लिए, इटली, स्पेन, चीन, ब्राजील, फ्रांस, सब ने तरह तरह का ऐसे इंतजाम किए जिससे एनर्जी सेविंग हो, रेगुलेट हो, जनता को इस बात का एहसास हो और उसके बाद पेट्रोल बचाने, तेल बचाने, एनर्जी बचाने के लिए सजगता आए। और बहुत चीज मैंने बताया, एक लंबी लिस्ट हमारे पास। भारत सरकार, हरदीप पुरी लगातार ये कहते रहे हमारे पास तेल भंडार की कमी नहीं है। अमित शाह चुनाव में कहते रहे किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। और प्रधानमंत्री ऐसी बात कहा गया, 2 दिन पहले राजनाथ सिंह ने फिर कहा कि हमारे पास किसी तरह की किल्लत नहीं। तो ये जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, क्योंकि चुनाव के समय आप सच भी बयान नहीं करना चाहते थे और अब वो धोखे से आप पर्दा हटा रहे हैं, तो अल्टीमेटली खामियाजा जनता भुगते कि आपने 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन पहले तैयारी की होती। देखिए अंजुम जी, जनता इसको भुगत रही है, ऐसा नहीं कि आने वाले दिनों में भुगतेगी। अभी मैं बताना चाहता हूं आपको, इसके पहले मैं झारखंड में अपने गांव में था। कुकिंग गैस जो है उसके सिलेंडर की इतनी भारी किल्लत थी कि वो मिल नहीं रहा था लोगों को। ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गया था। जिसको बहुत आवश्यकता होती थी वो 3,000 4,000 रुपया देकर एक सिलेंडर खरीद कर लाता था। दिल्ली में भी लगभग वही हालत हो गई। तो ये ऑलरेडी शुरू हो गया है एक तरफ। दूसरी तरफ इन्होंने इंडस्ट्रियल डीजल जो है उसकी कीमत बढ़ा दी। तो कीमत बढ़ाने का नतीजा ये हुआ कि उद्योगों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। आपने वो दृश्य भी देखा होगा, जबकि लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए महाराष्ट्र में, गुजरात में। और वो कौन लोग हैं? वो यूपी बिहार के लोग हैं ज्यादातर। अब वो वापस लौटने के लिए उसी तरह मजबूर हुए जिस तरह कोविड में हुए थे। और वो दृश्य आप नहीं भूले होंगे जिसमें एक व्यक्ति कह रहा था कि अब बहुत हो गया, अब हम दोबारा लौट कर इधर नहीं आएंगे। तो तरफ कोविड में उनको सहारा था मनरेगा का। अब मनरेगा को इन्होंने तहस नहस कर दिया। उसको कौन जी राम जी करके लाए हैं एक नया, जो कि कह रहे हैं कि 1 जुलाई से लागू होगा। तो राम जी के भरोसे देश को छोड़ दिया है, अपने आप हवाई जहाज लेकर चले गए विदेश और जनता भुगते। ये स्थिति आज इस देश की हो गई है। और मुझे कोई विश्वास नहीं है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं मोदी जी का क्रिटिक हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक देश एक भयंकर संकट में फंसने वाला है। कब तक ईरान अमेरिका के युद्ध चलेगा कहना मुश्किल है। तेल के भंडार डिस्ट्रॉय हो गए हैं। एलपीजी का जो स्टोरेज था वो इस तरह डिस्ट्रॉय हो गया है
कि उसको बनाने में 5 साल लग सकता है। तो ये संकट ऐसा नहीं है कि एक दिन ट्रम्प साहब ने बंद कर दिया है युद्ध तो ठीक हो गया, क्योंकि जो डैमेज हुआ उसको रिपेयर करने में टाइम लगेगा। और इसी बीच में दुनिया के सारे देशों को इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और आपने वो बता भी दिया अपने श्रोताओं को कि कौन कौन सी तैयारी कितने देशों ने की है। भारत अकेला ऐसा देश है जिसने कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि प्रदेशों का चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण था। देश की जनता को अंधेरे में रखा, और अब बड़ी बड़ी बातें बोलकर खुद हवाई जहाज में बैठकर विदेश यात्रा पर निकाल गए। तो कौन विश्वास करेगा, कौन कमर कसेगा, और क्यों? तो सवाल उठता है यशवंत सिन्हा साहब, देखिए जैसे मैंने बताया ना फिर एक बार, जैसे पाकिस्तान को गालियां देते हैं हम लोग, और तब भी गालियां दी जब पाकिस्तान ने कटौती की। 100% स्कूल नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं, हमने मतलब देश ने, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि वैसे वैसे देशों ने, फिलीपींस, थाईलैंड से लेकर कंबोडिया तक ने तरह तरह के अपनी ईंधन कटौती और रिसोर्सेज को बचाए रखने की कोशिशें 70 दिन पहले, 60 दिन पहले से शुरू की। अब ये आए हैं जो बात कर रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात, उस पर खुद अमल न करना। अब ये दिखाने के लिए ठीक है, आपने फ्लीट में 50 गाड़ी चलती थी, उसको 10 कम कर दिया, 20 कम कर दिया। जनता से उम्मीद करेंगे कि जनता मेट्रो में चले, बस में चले। आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप वित्त मंत्री रहे, आपने सारा दौर देखा है, क्या करना चाहिए सरकार को जो नहीं किया? आज जैसे सोने पर ड्यूटी बढ़ा दी, 10,000 रुपए सोने की कीमत बढ़ गई, चांदी की कीमत बढ़ गई। अब ये कहा जा रहा है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 35-38 बिलियन डॉलर उसमें कमी हो गई है, जो पहले 728-30 बिलियन डॉलर था, अब 690 बिलियन डॉलर है। और ये आने वाले खतरे को लेकर बहुत तरह की सरकार ने शुरू की 72 घंटे में। वित्त मंत्री के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए, जो चाहिए था बल्कि जो इस सरकार ने नहीं किया? और देखिए, सबसे पहले तो वित्त मंत्रालय को, जैसा मैंने कहा, पुरानी फाइलों को निकालना चाहिए था कि 91 में क्या हुआ था, 98 में क्या हुआ था, जब संकट जो है वो बराबर तेल के नहीं थे। संकट जैसे कि मान लीजिए कि पूर्वी एशिया के देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, उसका असर हमारे देश के ऊपर पड़ा था। तो बहुत सारे क्राइसिस हमने फेस किए हैं, और उस क्राइसिस में सबसे पहले क्या होता है कि भाई सरकार अपने ऊपर अनुशासन लागू करे। वित्त मंत्रालय का आदेश निकलता कि जो स्थापना खर्च है, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, उसमें बिल्कुल 10% की कटौती सारे मंत्रालयों को कर दी गई। हजारों करोड़ रुपया इसमें बचता। उसके बाद हमारे जो पद खाली हैं वो पद खाली रहेंगे, हम उसको भरेंगे नहीं। गोल्ड के ऊपर इन्होंने जो किया है, गोल्ड एक ऐसी वस्तु है, मैं आपको बता दूं, जो बहुत सेंसिटिव है। आप उसकी कीमत इतना बढ़ा देंगे कि उसको हम नॉर्मल चैनल से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। दूसरी बात, ये मोदी जी ने जो स्वर्ण उद्योग है इस देश का, उसको नष्ट कर दिया एक आदेश से, एक बात कह के। हजारों लाखों स्वर्णकार जो हैं, काम करने वाले हैं इस देश में, वो बेरोजगार हो रहे हैं, हो जाएंगे इसके चलते। तो उनको सोचना चाहिए था कि क्या असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में गोल्ड स्मगलिंग बढ़ेगी, आने वाले दिनों में सोने का व्यापार खत्म होगा इस देश में, लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। उसके अलावा इसका जो उन्होंने जो बातें कही हैं, उसका असर ये पड़ेगा कि सरकारी खर्च में कटौती होना चाहिए। सरकारी खर्च में कटौती का मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका असर पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार में क्या कोई है जो इन बातों को और इन रिलेशनशिप्स को समझता है, कैसे ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको समझने वाला कोई है क्या? अगर है तो समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए? मैं तो ये जानना चाहूंगा कि ईरान का युद्ध जब शुरू हुआ तो क्या वित्त मंत्रालय के पदाधिकारियों ने कोई नोट तैयार किया और सर मंत्री को उपस्थापित किया कि भाई ये सब होने वाला है, हम लोग को ये कदम उठाना चाहिए? और अगर नहीं किया तो इसका मतलब कि सरकारी पदाधिकारियों की या तो भूल थी, या सरकार का पॉलिटिकल लेवल पर इंस्ट्रक्शन था कि ऐसा मत करो।
सर, जब आप कहते हैं कि पुरानी फाइलें भी देखनी चाहिए, 91 का भी जिक्र किया, 2003 का, तो फिर तो बीजेपी के लोग कहेंगे कि भाई पुरानी फाइलों में तो ये भी था कि चंद्रशेखर के समय इतना बुरा दौर था कि 67 टन सोना, शायद अगर मुझे याद है, गिरवी रखना पड़ा और आपको इमरजेंसी लोन लेना पड़ा। तो वो बड़ी फजीहत का दौर था, आज भी इतिहास में दर्ज है। तो लोग कहेंगे कि उससे हम क्या सबक लें? उससे हम यही सबक लें कि देश ने देखिए, उस समय जो संकट था, मैं ही था उस समय ना। जी। उस समय सबसे बड़ा संकट ये था कि जो विदेशी लोन हमने लिया हुआ है, जिसमें कि एक कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब हुआ 30 दिन की मियाद, 60 दिन की मियाद, 120 दिन की मियाद। ये जो था, ये बहुत एक बड़ा पार्ट था हमारे ओवरऑल लोन किटी का। और उसमें अगर हमने पेमेंट में डिले किया होता, जब ड्यू डेट है उसमें पेमेंट नहीं किया होता ना किसी कारण, तो भारत देश की वो भद्द पिटती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसकी आज के दिन जो क्रिटिक हैं वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसलिए उस समय की सरकार जो थी, अस्थिर सरकार थी, एक तरह से टेम्पररी सरकार बन गई, क्योंकि देश चुनाव में चला गया। उस समय इस संकट से निपटने के लिए हमारे पास औजार बहुत कम थे, और हम दूसरे देशों को और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ये जाके नहीं कह सकते थे कि हम कुछ नहीं करेंगे, तुम सब कुछ करो। उनका भी दबाव था कि भाई हम करेंगे लेकिन तुम करो। हमारे पास क्या था, हम रिजर्व बैंक का सोना हमने नहीं गिरवे रखा। हमने वो जो स्मगलिंग वाला सोना होता है, जो स्टेट बैंक के पास था, लगभग 25 टन, उसको हमने गिरवी रखा बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ। और फिर जब देश की स्थिति सुधरी तो वो सब सोना वापिस आ गया। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तो, स्थिति ऐसी थी कि उनको जो रिजर्व बैंक का सोना था 48 टन, उसको गिरवी रखना पड़ा था। तो एक संकट का समय था जिससे उबरने के लिए हमने ये उपाय उठाए। तो अब जो लोग समझते नहीं है चीजों को, वो कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि आप छोड़ दीजिए उन सरकारों की बात, आप कम से कम वाजपेयी जी की सरकार से तो आप सबक सीखिए। वाजपेयी जी की सरकार में क्या हुआ था, शुरू में ही आप जानते हैं कि परमाणु परीक्षण हो गए, और परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया के सारे ताकतवर देशों ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया कि नहीं। आज तो हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, उस समय प्रतिबंध लगा, उसका मुकाबला किया देश ने, उससे सबक सीखिए आप। तो अब यशवंत सिन्हा साहब, चूंकि इसका जो भुगतना पड़ेगा हम सबको, खासतौर से लोअर मिडिल क्लास गरीब लोगों को, हम पर हो सकता है उस तरह से इम्पैक्ट ना आए 6-8 रुपए अगर डीजल पेट्रोल बढ़े, लेकिन 6-8-10 रुपए बढ़ जाए तो किसान जो गांव में खेती करते हैं वो, या तमाम ऐसे करोड़ों लोग हो सकते हैं उस दायरे में, और सिर्फ सही आपने कहा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्कूटी, मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से असर होगा। सब चीज, पूरा फूड प्रोडक्ट से लेकर हर तरह के प्रोडक्ट, चूंकि महंगाई होगी तो हर चीज, सब्जी फल से लेकर खाना पीना, कोई चीज ऐसा नहीं है जिस पर इम्पैक्ट नहीं होगा। तो बड़े दूरगामी प्रभाव होंगे। हम जैसे लोगों पर हो सकता है कम हो, लेकिन देश की करोड़ों, भाई 80 करोड़ लोग आज भी है ना जो 5 किलो अनाज के लिए आपको भगवान मानकर उनमें से बहुत बड़ी तादाद में वोट देते हैं। तो इसका मतलब 5 किलो अनाज भी मायने रखता है इस देश में 80 करोड़ लोगों के लिए, उन पर बहुत असर पड़ेगा। तो मैं ये समझना चाहूंगा, अब सरकार को क्या करना चाहिए अगर हम फ्यूचरिस्टिक बात करें, कि अब जो आपने 72 दिन बिता दिए, गंवा दिए, उसके बाद आप क्या करें जिससे स्थितियां बेहतर, क्योंकि ट्रंप की सनक, उस पर कोई नियंत्रण है नहीं। ईरान से जो रिश्ता था, इस सरकार ने, भाई आप अवेयर होंगे, 2019 तक आप ईरान से सस्ता तेल लेते थे, 60 दिन से 90 दिन का क्रेडिट मिलता था, यूको बैंक में अकाउंट था, बदले में ईरान यहां से सामान खरीदता था। उस दोस्ती को, रिश्ते को आपने ट्रंप के नाम पर कुर्बान कर दिया। अब ट्रंप इतना टर्म डिक्टेट करता है कि रूस से आप तेल 1 महीने खरीदें या ना खरीदें, ये भी अनुमति पत्र जो है वो ट्रंप देता है। तो अब सरकार क्या करे? अब सरकार क्या करे? सबसे पहले तो सरकार को कहना चाहिए कि ट्रंप मुक्त भारत बनाओ।
ये बहुत ट्रम्प के अच्छी बात आदेश पर हम गजब आपने की, ट्रम्प मुक्त भारत, सही बात। हाँ, पहले तो हम ट्रम्प के सामने भगवान के वास्ते आप उसकी गुलामी मत कीजिए, आप उसकी गुलामी छोड़ दीजिए। उसको खुश करने का जो लगातार प्रयास आप करते रहे उसको छोड़िए, और आप जो एक सॉवरेन नेशन है उस सॉवरेनिटी को बचाकर आप दुनिया में मजबूती के साथ खड़े होइए और कहिए कि भाई हमको जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम लेंगे, रूस से भी लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो और देशों से लेंगे, ईरान से भी लेंगे। ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए। दूसरी बात कि देखिए, पूर्व में जब ये क्राइसिस आया है ना, तो क्या हुआ है, ये हुआ है कि तेल की कीमत बढ़ी। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि पेट्रोलियम कंपनीज के ऊपर सारा भार डाल दिया जाए, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि जब हम लोग सरकार में थे और अटल जी की सरकार थी, तो हम लोगों ने ये तय किया था कि हम पेट्रोलियम कंपनी को वही आजादी देंगे जो दुनिया के दूसरे देशों में उनको मिलता है। क्या आजादी है कि पेट्रोल पंप पर प्रतिदिन उस दिन की बाजार भाव को देखते हुए वो तय करेंगी कि प्रति लीटर पेट्रोल या डीजल की कीमत क्या होगी। तो एक दफा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बढ़ेगा थोड़ा घटेगा। यह आदेश लागू हो गया था। यूपी की सरकार आई तो उसने इसको दरकिनार कर दिया, फिर उसके बाद मोदी सरकार ने भी इसको नहीं पूछा। तो अब पेट्रोलियम कंपनीज के ऊपर, जैसा हरदीप पुरी ने कहा, 1,000 करोड़ का घाटा शुरू हो गया है। इसको 3 वे डिवाइड करना चाहिए इस बार को। पहले भी ये कर चुके हैं। नंबर 1, पेट्रोलियम कंपनीज कुछ बर्दाश्त करेंगी। दूसरा, सरकार कुछ बर्दाश्त करेगी। सरकार कैसे करेगी? एक्साइज ड्यूटी में कमी लाकर, और कुछ जो है 1/3 वो आप कंज्यूमर को कहिए कि भाई हम लोगों ने ये भार उठाया है, अब तुम 1/3 का भार तुम उठाओ। इस प्रकार करके आप तेल का जो ये संकट है प्राइस का, उससे आप बच सकते हैं। सारा भार जनता के ऊपर देंगे, गलत होगा। सारा भार आप पेट्रोलियम कंपनीज के ऊपर देंगे, गलत होगा। तो इसलिए इसको 3 वे डिवाइड करना चाहिए। पहले भी ये हो चुका है। और दूसरी बात कि हमको भविष्य में कहां से, अगले 30 दिनों में हमको कहां सबसे सस्ता तेल मिलेगा, वो हमको एक स्पॉट मार्केट होता है और एक फ्यूचर मार्केट होता है। तो हमको फ्यूचर मार्केट में जाकर कहां सस्ता तेल मिलेगा उसको पता करना चाहिए, वहां से सस्ता तेल खरीदने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, तो अब देखते हैं सरकार क्या करती है। दूसरी बात, ये जो मेजर है सर, जो ये कहा गया कि भाई प्रधानमंत्री ने अपनी फ्लीट आधी कर दी, या अमित शाह ने अपनी फ्लीट कम कर दी, या योगी आदित्यनाथ ने अपनी फ्लीट कम कर दी, काफिला जो 50 गाड़ियों का काफिला होता है, क्या ये सब आप दिखावटी मानते हैं, या वाकई इसमें गंभीरता है और इस सब से असर पड़ेगा और जनता इसी तरह से फिर मेट्रो और बस और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने लगेगी और इससे कुछ तेल रिजर्व कंट्री में बचेगा? देखिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री कितने काफिले में चलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने आधा कर दिया, इसका भी कोई महत्व नहीं है। यही महत्व है कि एक संकेत दिया जनता को। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सरकारी विभागों में हजारों लाखों गाड़ियां हैं सरकार की अपनी, जिसका वो लोग उपयोग या दुरुपयोग करते हैं ना, उस पर क्या कमी आई? उस पर कोई कमी की आपने? सरकारी खर्च जो हो रहा है विभागों मंत्रालयों, उस पर कोई कटौती की आपने? जो नहीं, एक सिर्फ सरकारी अभी विभाग यूपी से है खबर आई कि उनके खर्चों में नौकरशाहों क्या की कटौती गाड़ियों, हो रही है, पूरे बजट में क्या कटौती? नौकरशाहों की गाड़ियों नहीं, एक यूपी से खबर आई कि नौकरशाहों की गाड़ियों में भी कुछ कटौती की बात आई। अब पता नहीं उसका इम्पैक्ट कितना है, कितनी गाड़ियां हैं और क्या करेंगे, अब ठीक है, लेकिन ये तो वो कहना नेशन चाहिए। वाइड। देखिए, इसका बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक उदाहरण बनता है कि भाई सरकार ने ऐसा किया, सरकारी कर्मचारियों ने ऐसा किया, मैसेजिंग के लिए। वही असर इसके ऊपर
इसका पड़ता है, वो करना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। आप उदाहरण पेश नहीं करेंगे तो जनता कभी आप जो कह रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करेगी। तो आखिरी सवाल सर, कि ईरान वार पूरी तरह से कब, जो टोल नाका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, कब खत्म होगा, जहां से दुनिया का 20% तेल और हमारा लगभग 50% तेल और गैस उसी रास्ते से आता, ये अभी नहीं पता। और कब खत्म होगा और उसके बाद फिर वापस नॉर्मलाइज करने में कितना वक्त लगेगा, नहीं पता। तो इसका एक खतरा हम ये भी देख सकते हैं पब्लिक के लिए, जनता के लिए, कि ये हो सकता है साल, 1.5 साल, 2 साल तक इसका असर हो। बिल्कुल, इसका व्यापक असर रहेगा। और ये नहीं है कि युद्ध खत्म हो गया तो दूसरे दिन सब कुछ सामान्य हो गया। मैं जैसा आपसे पहले कह रहा था, युद्ध में जो डैमेज हुआ है वो डैमेज ठीक ठाक करने, रिपेयर करने में टाइम लगेगा ना। तो इसलिए इसका जो असर है वो रहने वाला है, युद्ध समाप्त होने के बाद भी कई वर्षों तक। और इसके लिए भारत देश को तैयार रहना पड़ेगा, सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। क्या तैयारी करते हैं ये लोग मुझे नहीं पता, लेकिन पूर्व में बहुत सारे उदाहरण है जब सरकारों ने इस तरह की स्थिति, गंभीर स्थिति को फेस किया है और सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक फेस किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि स्थितियां बेहतर हो, उम्मीद करते हैं कि जो जंग अभी सीज फायर की स्थिति में है, सस्पेंडेड एनिमेशन में, वो पूरी तरह से खत्म हो, ताकि हालात बेहतर हो। जैसा कि मैंने कहा कि अगर तेल की कीमतें बढ़ती है, गैस की किल्लत होती है, सोना को लेकर प्रधानमंत्री ने कही दिया, तो उसका असर देश में 80, 90, 75 करोड़ लोगों पर बुरी तरह से बुरा असर होगा। हम उम्मीद करते हैं वैसी नौबत ना आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत सिन्हा साहब, हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।